तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हान बोलता है हम आपसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर एन यांग बोलता है वोट ये क्या बकवास है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एन यांग बाथरूम में होता है और सोचता है मैं एक विकलांग ओमेगा हूँ। मेरे शरीर के अंदर फेरोमोन बनाने वाली ग्लैंड खराब हो चुकी है। इस वजह से मैं फेरोमोन के संपर्क में नहीं आ सकता और इसलिए मुझ पर कोई स्थायी मार्ग भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक और बात, मेरा प्रोटेक्टिव सिस्टम भी कमजोर हो चुका है, इसलिए मैं गर्भ धारण नहीं कर सकता। इस तरह से देखा जाए तो मैं लगभग एक बीटा की तरह हूँ। कई सालों से मैं खुद को एक बीटा के रूप में देखता रहा हूँ। हालात वैसे ही रहने चाहिए थे, पर अब उन्होंने एक बार फिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसलिए मुझे अल्फा से नफरत होती है और मैं उनसे किसी भी संपर्क में नहीं रहना चाहता। ये सब सोचकर वो बाथरूम से बाहर निकल जाता है। उसे बाहर आते देखकर हान बोलता है इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैंने तो सोचा था वो यही बोल रहा होता है कि तभी एन यांग जाने लग जाता है। तो हान उसे रोककर बोलता है हे जाने की जल्दी मत करो, खाना खा लो, खाने का टाइम हो रहा है। ये सुनकर ए एन अपने हाथ को टाइटली बंद कर लेता है और सोचता है मुझे किडनैप किए हुए 2 दिन हो गए हैं। इन 3 दिनों के दौरान उन्होंने कभी भी हद पार नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा, यहाँ तक कि खाना भी बिल्कुल मेरे स्वाद के अनुसार तैयार किया गया। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे पहले ये सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन जो भी जवाब मिला वो इतने भयानक थे कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरे पहले ही सवाल का जवाब ये था कि मैंने उनसे पूछा था कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि वो मुझे पसंद करते हैं। क्या वो लोग मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? खैर, हमारी मुलाकात को 5 साल हो गए हैं। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी क्या वो बोलता है, खैर हमारी आखिरी मुलाकात को 5 साल बीत चुके हैं। ये सुनकर एन यांग बोलता है ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें मुझसे अपनी तारीफ की उम्मीद है। ये सुनकर हान हंसने लग जाता है, मतलब कि क्या को लगा था कि अगर वो यहाँ पर बोलेगा कि उसे 5 साल पहले की डेट याद है तो यहाँ पर एन यांग खुश हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है। हान एन यांग की प्लेट में खाना डालता है। ये देखकर एन यांग उठता है और बोलता है मेरा पेट भर चुका है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और जाकर लिविंग रूम में बैठ जाता है और सोचता है अगर मुझे सही से याद है तो ये तो इनके परिवार का आलीशान घर हुआ करता था, जो शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर है। मैं 5 साल पहले एक बार यहाँ पर आया था। ये घर शायद लंबे टाइम से खाली पड़ा है। क्या उन्होंने मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए जानबूझकर इस जगह को साफ किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। वैसे ये दोनों इतने साल तक कहाँ थे? वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर हान आ जाता है और बोलता है कई दिनों तक लगातार घर के अंदर रहना बहुत ही उबाऊ हो गया होगा ना। कल चलो मैं तुम्हें शहर पर लेकर चलता हूँ। एन बोलता है ओके ठीक है। ये बोलकर वो सोचता है खैर ये भागने का एक अच्छा मौका है। फिर सीन शिफ्ट होता है कार में जहाँ पर हम इन तीनों को कार में देखते हैं। एन यांग सोचता है जब से मैंने घर छोड़ा है मैं हमेशा बीच में ही फंसा रहा हूँ। असल में बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। वो बाहर देखता है और बोलता है ये जगह अब शायद शहर से बाहर है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी हान उसके कान के पास आकर बोलता है हम सब बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हम्म, आप उनमें से हर एक को अलग-अलग क्यों देख रहे हो? हान को अपने इतने पास देखकर एन इरिटेट होते हुए उसे खुद से दूर कर कर बोलता है मुझसे दूर हो जाओ, लेकिन हान उसका हाथ पकड़कर उसे किस करने लग जाता है। ये देखकर एन यांग उसे एक स्लैप लगा देता है। हान गुस्से से एन को कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी क्या बोलता है शोर मचाना बंद करो और गाड़ी से बाहर निकलो, हम आ गए हैं जहाँ पर हमें आना था। हम यांग को देखते हैं जिसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। वो सोचता है अभी जो एहसास हो रहा है वो बहुत ही अजीब है। क्या ये फेरोमोन की वजह से हो रहा है?
ये सोचकर वो ऐसी कार से निकल रहा होता है। हान उसे कुछ पहना देता है और बोलता है, हमें अफसोस है सीनियर, हम नहीं चाहते कि कोई और आपका चेहरा देखे। क्याओ यांग एन यांग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मेरे पीछे आओ। हान बोलता है, सीनियर ने घूंघट ओढ़ा हुआ है, वो बिल्कुल हमारी दुल्हन जैसा दिख रहा है। ये सुनकर ऐन सोचता है, मैं फ्री नहीं हो सकता, यहाँ अपनी जुबान जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि मैं थोड़ी देर में यहाँ से भाग निकलने का कोई ना कोई रास्ता सोच लूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी हान भी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो हम तुम्हें अंदर लेकर चलते हैं। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी लेडी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। एन यांग सोचता है, हुआओ मिन, मुझे लगता है कि वो इनकी मॉम है। जब मैं स्कूल में था तो मेरी उनसे कुछ बार मुलाकात हुई थी। मतलब कि यहाँ पर हान और कियाओ की मॉम की डेथ हो चुकी है और यहाँ पर क्याओ और हान कुछ रस्में करने आए हैं। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, कोई बोलता है, मैं हुआओ मिन का वकील हूँ और उन्होंने मरने से पहले अपनी संपत्ति बांटने के लिए वसीयत बनाई थी। खास तौर पर रियल एस्टेट को कानून के हिसाब से नीलाम किया जाएगा और पूरी कमाई चैरिटी में दान कर दी जाएगी। इसके अलावा टा ग्रुप के शेयर भी उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार ये किसी अनजान पर्सन को दे दिए जाएंगे। ये सब सुनकर लोग बातें बनाने लग जाते हैं कि वोट, उस औरत ने अपने बेटों के लिए एक भी चीज नहीं छोड़ी और उस पर्सन का नाम क्यों छिपाया जा रहा है जिसे वो टा ग्रुप के शेयर दे रही है। क्या वो कोई ऐसा पर्सन है जिसे बताया नहीं जा सकता? ये गुमनाम पर्सन असल में कौन है? वो लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं कि तभी वकील बोलता है, ये संपत्ति सिर्फ हुआओ मिन की निजी है क्योंकि ये शादी से पहले की परिणामित संपत्ति है। अभी इसे ट्रस्टी संभालेगा और 1 साल बाद वारिस को दे दिया जाएगा। ये सब सुनकर एन यांग सोचता है, मेरी यादों में वो एक बहुत ही अच्छी ओमेगा थी, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए कुछ भी विरासत में क्यों नहीं छोड़ा। वो हान को देखता है और सोचता है, वो लोग इतने शांत क्यों है, या उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी कोई बोलता है, हुआओ मिन के परिवार आगे आए और विदाई की रस्में अदा करे। ये सुनकर हान एन यांग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये सुनकर एन यांग चुपचाप से चला जाता है और हुआओ मिन को देखकर सोचता है, हालांकि हमारी मुलाकात कुछ ही बार हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला था कि वो बहुत ही अच्छी स्वभाव की है। उन्हें देखकर हमेशा मुझे मेरी माँ की याद आती थी। आई होप भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर, जहाँ पर क्याओ और हान को कोई ग्रीट करता है और बोलता है, मास्टर युआन, मिस्टर तै किन चैन आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर हान किसी को कॉल करता है और आने के लिए बोलता है। जब वो पर्सन आ जाता है तो उसे हान बोलता है, उसे वापस कार में ले जाओ, हम अभी आते हैं। उनके जाने के बाद एन यांग सोचता है, अवसर आ गया है, अब मैं आराम से भाग सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने सर की चुन्नी उतारकर उस पर्सन के गले में डाल देता है और बोलता है, चुपचाप अपना फोन निकालो और मुझे दे दो। इस बारे में ध्यान से सोच लो, मैं बस एक कमजोर ओमेगा हूँ। अगर तुम मेरे से लड़ाई करते हो और मुझे चोट लग जाती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी तुम्हारी होगी, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर वो पर्सन बोलता है, मेरा फोन मेरे बैग में है। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे एपिसोड में देखते हैं कि एन यांग यहाँ से भागने में कामयाब हो पाता है या नहीं। आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और